फिर से आ गई हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को आगे ले चलते हैं। तो चलिए, आज मेरी शादी सोनाक्षी नाम की एक बहुत ही सुंदर अच्छी लड़की से की गई थी। वह ना सिर्फ सुंदर थी बल्कि जवान भी थी। और मेरे दोस्त कहते थे ना, अपने से कम उम्र की लड़की से शादी करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मुझे खुशी हुई क्योंकि मेरी बीवी खूबसूरत थी ही, और हमेशा ही मुझे सुंदर बीवी चाहिए थी। जवान भी थी। मेरी अम्मी ने इनको मेरे लिए पसंद किया था। मेरी अम्मी भी जब रिश्ता देख रही थी तो यह कहती थी कि लड़की सेहत से हिसाब में अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए और शरीर में जान होनी चाहिए, जवान लड़की चाहिए। मुझे लगा कि शायद मेरी अम्मी यह सब इसीलिए कहती थी क्योंकि वह चाहती थी कि जल्दी जल्दी उसको दादी माँ बना दिया जाए और लड़की सेहत ठीक ठाक हो, तो तभी ही तो बच्चा कर पाएगी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी मम्मी का इस सब से पीछे मकसद क्या था। वह तो मुझे अब पता चला जब शादी को ना जाने कितने दिन गुजर गए और मेरी बीवी रात होते ही मेरे कमरे में आने के बजाय मेरी मम्मी के कमरे में चली जाती थी। मैं तो बाहर बैठा शक्ल ही देखता रह जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वह पूरी रात वहीं पर गुजार देती थी और जब सुबह बाहर आती थी तो वह कहती थी मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, तो कभी कहती मेरे कमर में दर्द हो रहा है और कभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती। मैं हैरान रह जाता, वह पूरी रात क्या करती है। और मेरी अम्मी को भी फिक्र नहीं होती कि वह इसको बाहर भेज दे। यह मेरी बीवी है और मेरी अम्मी ने इसे अपना नौकरानी समझ लिया था। लेकिन मेरी बीवी तो मेरी अम्मी से अच्छे तरीके से पेश आती थी और बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। सिर्फ यही बात थी ना, जब वह दोनों अंदर कमरे में होती तो मुझे अंदर नहीं आने देती थी। मैंने इतनी दफ़ा जाने का प्रयास किया था कि नहीं, तू यहाँ से चला जा, तेरे यहाँ कोई काम ही नहीं है। एक दिन मैं बहुत उत्सुक हो गया और पहले से ही उस कमरे में जाकर छुप गया ताकि देख ना सके मुझे। मेरी बेबी और अम्मी पूरी रात क्या करती है ये देखने के लिए मेरा दिमाग में ऐसी बातें चल रही थी कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन इस कमरे में वो दोनों मिलके जो कर रही थी ना, वह ना सिर्फ अजीब था बल्कि बहुत ही ज़्यादा शर्मसार कर देता, क्योंकि वो दोनों सारी रात ज़मीन पर बैठकर एक दूसरे के। मेरा काम भी अच्छा था और मेरे घर में सभी लोग भी नहीं थे। लोग समस्या था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हमारा घर एक बहुत ही पुराना डिजाइन सा था, बिल्कुल ऐसा कि 1945 के ज़माने का हो सकता है। सब कहते थे इस घर को छोड़ दो, नहीं तो यह घर आप लोगों के ऊपर गिर जाएगा। दरअसल यह घर नहीं, छोटी सी पुराना हवेली थी। वह मेरी अम्मी कहती थी कि इस घर में ही मेरी शादी कर आई थी और यहाँ से ही मेरी अर्थी ही निकलेगी और कहीं नहीं जाऊँगी। मेरी अम्मी ने इतना ज़्यादा लगाव था ना कि मैं इसकी आज्ञा का पालन करता फिर चला गया। मसला यह था कि आजकल किराए का मकान मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी अम्मी को एक खूबसूरत बड़ा सा घर ला के दूँ। लेकिन मेरी अम्मी एक बहुत बड़ा नुकसान किया था। उन्होंने अपनी गांव वाली ज़मीन और अपना सारा सोना गिरवी रख मेरे पर रकम रखी थी और मुझे कहा था कि मैं एक कंपनी खोल कर बैठे जिससे सारी ज़िंदगी हम अच्छे से खा सके। कंपनी मेरा नहीं चला और ना सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि 3 में पीछे भी नहीं पड़ गए। अब वह लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर मम्मी ने सोचा कि शादी कर लेती हूँ तो लड़की जो दहेज मिलेगी उसी से कुछ हो जाएगा, कर्जदार के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन लड़की भी दहेज में कुछ ज़्यादा लेकर नहीं आई और फिर जो पैसे उसके अम्मी पापा ने दिए वो मैंने कर्जदारों के मुंह बंद कर दिए देकर। अब मेरी अम्मी ना सिर्फ मुझे दिन रात बातें सुनाती थी बल्कि कहती थी कि तुम पर तो मेरी ज़िंदगी भरोसा ही नहीं, क्या करूँगी। और मैं कहता था कि आपकी ज़िंदगी रही कितनी सी गई है और मैं आपके पास है ही क्या। वह कहती थी कि हवेली तो मेरी ही है ना, मैं तेरे नाम कैसे कर सकती हूँ। और मैं हंसा था। और फिर किसके नाम करके जाएगी ये हवेली। न जाने यह हवेली कितनी पुरानी थी, बल्कि इसमें तो
पुराने ज़माने का सामान भी पड़ा था। एक बार तो यहाँ एक घूमने भी यहाँ आ गया था और कहता था कि मुझे अंदर से अपनी हवेली दिखा दो, मैं आपको कुछ पैसे दे दूँगा। और हमने उसे उस दिन पैसे कमा लिए थे। वह सिर्फ अपना मकान दिखाकर लड़की वालों को भी बहुत ज़्यादा गरीब थे। इसी तरह उन्होंने दहेज का इंतज़ाम किया था, इसीलिए इस बारे में कुछ बोल नहीं पाए। और आप लोगों को घर में बहुत पुराना है। सोनाक्षी अच्छी लड़की थी, वह मेरी ज़िंदगी में आ गई और हमारी शादी की रात हम दोनों बहुत ही थके हुए थे और वह मुझसे बातें करते हुए सो गई। मुझे उसकी यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने कहा सारी ज़िंदगी पड़ी है एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए, बेचारी थक गई होगी। सुबह वो अपने घर वालों के पास गई, यह भी हमारा रस्म थी। उसके बाद शाम को वापस आई तो शाम को मेरी अम्मी ने मेरी बीवी से कहा, तुम्हारी शादी के फंक्शन में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, रात को मेरे कमरे में आ जाना और आकर मेरे पैर दबा देना। सोनाक्षी की इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी। उसने कहा, जी मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी। लेकिन मैंने कहा कि आज की रात तो पहली रात थी, अब तुम वहाँ जा रही हो। तो उसने कहा कि आपकी अम्मी है, मेरी तो नहीं, और अभी तो शुरू दिन है, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो उनके दिल को बहुत ज़्यादा जहर पनपने लगेगा। 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, 1 घंटे तक तुम्हारी दूरी बर्दाश्त कर लूँगी। और दिल में भी यही सोचा था कि अच्छी बात है, मेरी बीवी अगर मेरी अम्मी की सेवा करती है तो मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए, अगर नहीं तो घर का माहौल ख़राब हो जाएगा और मैं परेशानी मुझे ही होगी। पर यह क्या कि मेरी बीवी कमरे में आई ही गई तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि 3-4 घंटे गुजर गए थे। मैं अपनी अम्मी से कमरे की तरफ गया। यह बड़ा हवेली थी। मैं कमरे के काफ़ी दूर बने कमरे थे। मेरा कमरा एक कोने में था तो दूसरी कोने में था मम्मी का कमरा। मैंने देखा अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों सो गई थी, इसीलिए मैंने उनको जगाना ज़रूरी नहीं समझा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें जगाऊंगा तो अजीब सा लगेगा। मैं वापस आकर अपने कमरे में सो गया। सुबह मेरी बीवी जब कमरे से बाहर निकली तो उसकी सेहत ठीक नहीं लग रही थी, वह बुरी खराब लग रही थी। इससे पहले कि मैं उससे पूछता तुम रात को वापस क्यों नहीं आई, मेरी अम्मी ने कहा कि इसे सेहत अचानक ख़राब हो गई थी तो यह कमरे में ही सो गई। मैंने कहा कि अगर सेहत ज़्यादा ख़राब थी तो मुझे बता देते। तो कहने लगे नहीं, इतनी भी ख़राब नहीं थी और फिर भी तो इसकी कुछ लगती हूँ। मैंने उसकी नज़र उतारी, वह ठीक हो गई और बस इधर उधर सो गई। मेरी बीवी के चेहरे लग रहा था जैसे बात कुछ और है। मैं सवाल उससे करता तो जवाब मेरी अम्मी देती थी। बाद में मैंने उससे पूछा तो उसने इस जगह मेरी अम्मी को जवाब दी थी। उसने कहा कि जैसे अम्मी कह रही है वैसा ही करते हैं। मेरी सेहत ख़राब हो गई थी। एक दिन भी इस तरह नहीं गुजर रहा था कि फिर भी 2-3 दिन तक गुजारा था, जिससे मेरी बीवी के साथ समय गुजारना चाहिए था, अकेले गुजार रहे थे। लेकिन मुझे भी समय तो मिल ही नहीं रहा था क्योंकि कर्जदार पहले से ही थे, सर पर आ बैठे थे। अगर मैं समय जाया करता हूँ तो बड़ी मुश्किल से फंस जाता हूँ। काम तो मुझे करना ही था। मेरी बीवी अम्मी अभी एक दूसरे के साथ ठीक जा रही है, कोई अनबन, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बहस नहीं हुआ था। मैं चाहता था कि घर का माहौल ऐसा रहे। लेकिन रात हुई तो मेरी अम्मी ने सोनाक्षी आकर जरा मेरा पैर दबा देना। मैंने कहा जल्दी वापस आना, आज ही जाना। उसने कहा आज तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, पर आज वो वापस नहीं आई। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपनी अम्मी के कमरे में चला गया। मैंने कहा कि अम्मी ने ये आपकी ज़िंदगी गुजारी है पिताजी के साथ, उसकी ज़िंदगी बड़ी गुजरी है। उनको यह भी नहीं पता कि 2 लोगों की शादी हो जाती है तो एक दूसरे के साथ समय बिताना होता है। कहाँ गई वह अम्मी की बहू जो पकड़कर खुद बेटे को कमरे में छोड़ आती है कि बहू तुम मेरे बेटे को खुश रखना। यह मेरी अम्मी को अपने कमरे में बुला लेती है और उसकी सेवा कराना शुरू कर देती है। मैंने अपनी अम्मी के कमरे में के दरवाज़ा पर
दस्तक दी, लेकिन कोई अंदर से आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर के लिए मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मेरी अम्मी ने कहा कि सो गई है तेरी बीवी, तू जाकर सो जा, बेशर्म कहीं का। मैं यह सुनकर हैरान रह गया कि मेरी क्या गलती थी, मेरी बीवी है। अगर मैं उसे अपने कमरे में बुलाने के लिए आया भी तो क्या कर दिया मैंने। अगर किसी ने मेरी बीवी को अम्मी के कमरे में नहीं भी जाती तो उससे सेहत ख़राब हो जाती। उसकी पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, कमर में भी दर्द रहता था। एक दिन मैंने देखा कि उसके हाथों में भी दर्द था। मैंने कहा कि तुम क्या उसके घर की बीमारी लेकर आई हो? तो कहने लगी, क्या मतलब है आपको मैं बीमार लगती हूँ? मैंने कहा कि बीमार नहीं लगती तो क्या लगती हो? जब भी मैं तुमसे कोई प्यार की बात करने की कोशिश करता हूँ तो तुम मेरी सेहत ख़राब है, मेरी कमर में दर्द है, मेरा पूरा दिन क्या करती रहती हो? हमारे घर में ना तो कोई ज़्यादा लोग हैं, घर को एक बार साफ़ करो तो 10 दिन साफ़ रहता है। 4 लोगों को खाना पकाना कौन सा मुश्किल काम है? अगर तुम कहती हो कि खाना मैं बाहर से ले आऊँगा, लेकिन तुम्हें भगवान का वास्ता है कि मेरे साथ आकर पास आओ। अब मुझे अपनी बीवी के सामने हाथ जोड़ना पड़ा। मेरी बीवी इस बात की बड़ी परेशान लग रही थी। मुझे उसकी आंखों में अजीब सा दुख और परेशानी नज़र आ रहा था। जैसे ही मैंने खुद मजबूत हाथ जोड़ने लगे तो वह मेरी आंखों को देखकर परेशानी में पड़ गई, जैसे वह कोई बात है। मैंने कहा कि क्या बात है? तो मुझसे कहने लगी, कुछ नहीं, मैंने अपनी बीवी के सामने अर्जी लिख कर डाली थी, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। उसने मेरी बात नहीं मानी। एक दिन मैंने उनसे कहा कि अम्मी क्या बात है, मुझे बताओ। लेकिन अम्मी कुछ नहीं बताई। तो मैंने सोनाक्षी से कहा कि जब मम्मी तुम्हें बुलाएगी ना तो तुम बोल देना मेरी सेहत ठीक नहीं है। तो उसने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा नहीं कर सकती मैं, उनको ख़राब लगेगा। मैंने कहा, भगवान, पहली बहू हो जो अपनी सासों अम्मी के लिए इतना परेशान हो रही है। लड़कियां तो शादी से पहले महीने में ही अपना असली रंग दिखा देती है, तुम तो ख़राब बहू बन जाओ। तो उसने कहा कि आप कैसे बातें कर रहे हैं? मुझे इस घर में आपकी अम्मी के साथ रहना है। आप तो सुबह जाते हैं और रात को घर वापस आते हैं। पूरा दिन मुझे उनके साथ रहना होता है। अगर मैं उनके साथ अच्छी तरीके से नहीं रहूँगी तो मेरे लिए समस्या होगी। बस मुझे रहने दो, मैं कर रही हूँ। जब मैं अपनी बीवी का इंतज़ार में शाम को जग रहा था तो मुझे कहीं पत्थर तोड़ने की आवाज़ आती थी। एक दिन मैंने बाहर निकला तो पड़ोस वाले घर बना रहे थे। मैंने कहा कि मेरे लिए यही रह गया है कि बस मैं रात को पत्थर तोड़ने की आवाज़ ही सुनता रहूं और मेरी बीवी का इंतज़ार करता हूं। मुझे रोज़ पत्थरों की आवाज़ आती थी। अब मैंने सोचा था कि उन लोगों से कहूँगा कि आप लोग के हम समय काम क्यों करते हैं, मजदूरी पर काम क्यों नहीं करते। अजीब लोग थे। आजकल के घर इतनी जल्दी थी कि दिन को भी काम करते और शाम को भी मजदूरी से काम करवाते। इतनी भी किसी को जल्दी क्या होती है। सोचा तो मैं भी यही था कि मेरा कंपनी चल जाएगा तो इस पुरानी हवेली को तोड़कर यहाँ पर अच्छा खासा घर बनाऊँगा। अब तो हमारी पूरी गली में ही नए नए घर बनना शुरू हो चुके थे, वो भी डिजाइनदार। बीच में हमारा घर ही अजीब सा और खौफनाक सा लगता था। ऐसा लगता था कि भूत बंगला है। अब मेरे पास एक ही रहा था कि मैं अपनी अम्मी से बात करता हूँ। मैंने उनसे सोनाक्षी से बात करने के लिए सोचा। मैंने कहा कि अम्मी, यह सोनाक्षी को रात में क्यों अपने कमरे में बुला लेती हो? मेरी अम्मी ने पहली बात पर ऐसे गुस्से हो गई कि जैसे मैं यही बात बार बार कर रहा हूँ। कहने लगी कि बूढ़ी महिला हूँ, मेरे पैरों जवाब दे रही है, तो तेरा इस दुनिया में था ही है भी कौन? लोगों के घरों में काम करके और मैंने तुझे पाला, ज़मीन खरीदी, जेवर बनाए, यह सब तूने लुटा दिया, तुझ पे ही लुटाया। अब अगर मैं तेरी बीवी को पैर में दबवा भी लेती हूँ तो इससे भी क्या हो जाता है? कोई आपत्ति है? इतना दर्द होता है, मुझे भी नींद नहीं आती। पैर दबाती है तो नींद आ जाती है।
फिर उसकी नींद आ जाती है तो वह कहीं पर सो जाती है। जा तू अपनी बीवी से बात कर, मेरा दिमाग ना खराब कर। मैं तो शादी करके फंस गया था, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, दोनों महिला के बीच में चौमिन बन के रह गया था। मैंने उस भगवान की ओर देखा और कहा, तू ही तो मेरी मदद कर। शाम हुई तो मेरी बीवी का चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गई। मेरी अम्मी कहने लगी कि लगता है कोई खुशखबरी है, और मैं दिल से सोचने लगा कि खुशखबरी का हवा में आएगी, कोई खुशखबरी नहीं है, वैसी तो सेहत हो ही गई है। मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था। अगर मेरी अम्मी कह रही थी कि डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी। उसने मेरी बीवी के चेहरे पर पानी छींटे मारे, लेकिन वह नहीं उठी, ज़्यादा बीमार हो गई थी शायद। अब मैंने कहा कि फिर इनको कुछ हो गया है, मेरी बीवी मेरी जिम्मेवारी है। मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। हमारे मोहल्ले के सामने एक लेडी डॉक्टर बैठती थी, वहाँ जाकर मेरी बीवी का होश आया तो मैंने कहा कि चेकअप करवा लेते हैं। अब आ ही गए हैं तो पता भी कर ले कि क्या हुआ है, पर कहने लगी कि नहीं जाऊँगी। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो जब वो बाहर आई ना तो डॉक्टर मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा, कहने लगा आजकल के मर्दों को तो कोई हाल ही नहीं। मैंने कहा क्यों डॉक्टर, क्या हुआ है? कहने लगी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। अपनी शक्ल तो तुम्हारी ऐसी है कि भगवान ने सुंदर बीवी दी है, इसका मतलब यह है कि जान ले लोगे लड़की की। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि क्या किया है मैंने? तो डॉक्टर ने कहा यह तो तुम दोनों पति पत्नी का ही बात है, आपसी मामला है, तुम लोगों को ही पता होना चाहिए क्या हुआ है। लेकिन पुरुष के जिस्म में एक हद होती है, ज़रा सी मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता है, और तुमने इससे कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम करवाया है कि इस बेचारी का चक्कर आ गए, इसका बीपी लो हो गया और यह बेहोश हो गई। और जिस तरह ये होश में नहीं आ रही है ना, अगर इसी तरह कुछ वक्त गुजर जाता है तो फिर हम बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अपनी बीवी को कुछ दिन आराम भी करने दिया करो, इसके पीछे ना पड़ा करो। यह मोहल्ले में बैठने वाली लेडी डॉक्टर थी। महिलाएं की मोहल्ले सभी आते थे और मोहल्ले की महिला भी बर्दाश्त करती थी इन्हें। उनकी जवान कड़वी थी, लेकिन यह जिस किस्म की बातें कर रही थी मैं समझ गया था कि उसका इशारा किस तरफ है। वह कहना चाहती थी कि आपकी बीवी को आराम के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया करे, उसे थोड़ा आराम करने दिया करो। पर उसे कौन बताता कि यहाँ पर तो आराम ही आराम चल रहा था। पर यह सोचकर हैरान हुआ कि अगर ऐसी बात है तो फिर डॉक्टर ने यह सब क्यों कह रही है। मेरी बीवी को तो आराम करने की ज़रूरत है और उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, जबकि वह अभी तक ठीक से हुई भी नहीं थी, मेरे पास आई भी नहीं थी। अगर मैं अपनी बीवी के बारे में सोचता तो वो अच्छी लड़की थी, खूबसूरत थी, मेरे अच्छे से ख्याल रखती थी, अच्छे से बातें करती थी। मैं आता तो मुझे खाना खिलाती थी और शाम तक हम लोगों एक दूसरे से बिल्कुल पागल हो जाते थे, लीन हो जाते थे एक दूसरे में। लेकिन जैसे ही रात होती मेरी अम्मी उसे अपने कमरे में बुला लेती थी और आजकल मैं देख रहा था कि मेरी बीवी के चेहरे में एक अजीब सा डर था, वह हमेशा डरी रहती थी। एक दिन मुझे कहने लगा आपको मुझसे कितना मोहब्बत है। तो फिर मैंने कहा बेहिम्मतियाँ। वो पूछ रही थी तो मैं कहती भी क्या, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मैंने उसे क्यों छोड़ता? वह पता नहीं इस तरह का सवाल क्यों कर रही थी। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह हमेशा डरी रहती थी, मेरी अम्मी से भी डरती थी। एक दिन फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और मैं जानता था कि वो मेरी अम्मी से बात नहीं कर रही थी, शायद वो किसी से सहेली से बात कर रही होगी। कह रही थी कि मेरी सासू अम्मी ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, मैं परेशान हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हर वक्त कैसे गुजारे जाए उनके साथ। यह तो मेरा पति अच्छा है नहीं कि अभी तक हमारा रिश्ता और भी अच्छा है। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि हमारा रिश्ता कैसे अच्छा हो सकता है। वह ऐसी बातें क्यों कर रही थी? जैसे कि मैं कमरे में आया उसने फ़ौरन ही फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा कि क्या बात है, किससे बात कर रही थी तुम?
फ़ोन क्यों बंद कर दिया, बात कर लेती। तो कहने लगी कि अपनी अम्मी से बात कर रही थी। मेरी बीवी मुझसे झूठ बोल रही थी, उसे मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। बात तो वह अपने दोस्त से भी कर रही थी, बार बार उसका नाम भी ले रही थी, लेकिन वह मुझसे झूठ क्यों बोला। मेरी अम्मी की हरकतें भी आजकल कुछ अजीब सी थी। वह इस घर को बेचने की बात कर रही थी। मैंने उनको किसी भी बात को करते हुए सुना। कहने लगी कि बस कुछ दिन की बात है, 3 महीने बाद मैं यह घर बेच लूँगी। और मुझे यह नहीं बताया कि मकान क्यों बेच रही है, किस को बेच रही है। वह तो कहती थी कि इस मकान को से मेरी अर्थी उठेगी। अब अचानक इससे यह घर में क्या बात हो गई, कहाँ से यह बात आ गई, और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैंने अपनी अम्मी को बहुत नुकसान करवाया था, यह सच है, लेकिन उसके बाद उसको मुझ पर भरोसा नहीं था। लेकिन घर की बात तो मुझे बतानी चाहिए थी ना, पर उन्होंने मुझे नहीं बताई। मेरी बीवी जब भी मेरी अम्मी के कमरे में रात को जाती, उसकी हालत ख़राब हो जाती। अब तो उसे देखकर हैरान होने लगा था कि वह जब भी आती तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अब उसके बाल सब भी ढीला हो गए थे। उसकी वज़न बहुत कम हो गया था, उसके हाथ सूख गए थे और बहुत ज़्यादा बीमार भी लग रही थी। इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खा ली कि उसकी हालत अब सही नहीं होती थी और ठीक भी नहीं होती थी। उसके पैरों में दर्द होता था, कभी कमर में, कभी पैर में। तो अपनी अम्मी के कमरे में जाने की कोशिश करता, वह मुझे अंदर नहीं आने देती। एक दिन मैंने कुछ ऐसा किया कि मेरी बीवी उसके कमरे में ही थी, लेकिन शायद वह दरवाज़ा अंदर से बंद करना भूल गई थी। मैं भी परेशान हो गया कि दरवाज़ा खुला हुआ है, पर मैं जैसे ही अंदर आने लगा, उन्होंने दरवाज़ा को बंद करने की कोशिश की और इधर से धक्का लगाया, तो उन्होंने अंदर से धक्का लगाया और दरवाजे को पकड़कर मेरे मुंह पर मारा। मतलब उनको बस तो यही फिक्र थी कि ठीक है, मैं कमरे के अंदर ना आ जाऊं। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि दरवाज़ा तेरे मुंह पर लग गया। मैंने कहा कि यह क्या है अम्मी, दरवाज़ा खोलो। वह मुझे कहने लगी कि यहाँ कोई तेरा काम नहीं है, तू चला जा यहाँ से। मैंने कहा मेरी बीवी अंदर है, बाहर भेजो, मैं चला जाऊँगा, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं आपके कमरे में आने का। मेरे मुंह पर चोट लगी थी और मुझे भी गुस्सा आ गया था, पर मेरी अम्मी ने कहा कि तेरी बीवी बाहर नहीं आएगी, तू जाकर सो जा अब। उन्होंने रोज़ की यही धंधा बना के रखी थी। वह मेरी बीवी को कमरे के अंदर बंद करके ही बैठ जाती थी। मैंने अपनी बीवी को बार बार पूछा, क्या बात है, मुझे बता दो। वह बहुत डरी हुई रहती थी, लेकिन वह मुझसे बात ही नहीं करती थी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ मेरी बीवी मुझसे झूठ बोल रही थी, दूसरी तरफ मेरी अम्मी मुझसे झूठ बोल रही थी, क्योंकि अब दोनों से क्या पूछे। अब क्या हवेली बेचना चाहती हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तुझे किसने कहा? तू तो नहीं बेचना चाहती, जबकि मैंने अपने कानों से सुना है कि वो अपनी सहेली की बेचने की बातें कर रही थी। इन दोनों औरतों ने मिलकर मुझे पागल बना के रखा है। मुझे कुछ और ही सोचना था। जो कुछ हो रहा है ना, वह इस कमरे के अंदर हो रहा था और जिससे मुझे जाने भी नहीं देते थे। तो मुझे किसी तरह वहाँ जाना था और पता करना था कि उस कमरे के अंदर हो क्या रहा है। और यह तो तभी कर सकता था जब मैं उस कमरे के खुद अंदर जा सकता था, और मेरी अम्मी मुझे जाने ही नहीं देती थी। पर बात क्या थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया। एक दिन सुबह जब अपनी बीवी को अम्मी से कहना शुरू कर दिया कि आज मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरी अम्मी ने हमेशा ही मुझ पर गुस्सा किया था। इस बार वो कहने लगी कि फिर किसी से पैसे ले रहे हो क्या? मैंने कहा कि अम्मी काम से जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। उसने कहा हाँ जा, चला जा तू। मैंने कहा आज मेरी बीवी को अपने कमरे में मत बुलाना, बेचारी थक गई है, उसे आराम करने देना। उसने कहा हाँ ठीक है, नहीं बुलाऊंगा तेरी लाडो बीवी को। तूने तो उसे लाड़ करके बिगाड़ दिया है, लेकिन याद रखना जब औरत इतनी बिगड़ जाती है ना तो ठीक नहीं होती। तो तेरी बीवी के साथ कर रही थी ना ठीक थी ना तेरी। अगर कोई मेरी बीवी की हालत देखता तो वह फ़ौरन यह बात को समझ जाता, लेकिन खैर रहने दो। इस लड़की के साथ ज़रूर ही कुछ बुरा हो रहा था।
से पैर दबाने की वजह से किसी के साथ इतना बुरा नहीं हो सकता था। हमारी शादी को इतना वक्त नहीं हुआ था जितने किलो वज़न उसका कम हो गया था। बात कुछ और ही था जो मेरी अम्मी छुपा रखी थी। मेरे प्लान में सिर्फ यह नहीं था कि मैं झूठ बोलता है कि दूसरे शहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं रात वहाँ पर गुजारूंगा और खुद कमरे में छिप जाता, बल्कि मैंने अपनी अम्मी को भी फ़ोन से यह कह दिया था कि आप आज हमारे घर आ जाना, आपकी दावत है। लेकिन यह बात मेरी अम्मी से ना कहना कि मेरी आपको फ़ोन किया है, तो कहने लगी कि यह किस तरह तो मेरी अम्मी मेरे गले पड़ जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि मामी मुझे बड़ा ज़रूरी काम है, आप मेरी मदद करो, फिर मैं आपको भी सब कुछ बता दूंगा। मेरी मामी बड़ी लालची औरत थी। उसने कहा कि ठीक है, और वह घर आ गई। जैसे वह घर आई तो मैंने पहले ही उसे घर के अंदर छिपा दिया था। मेरी बीवी और अम्मी उसकी सेवा में लग गई, उसके लिए खाना बनाने में लग गई और मैं जाकर अपनी अम्मी के कमरे में छुप गया। मैंने अपनी अम्मी के कमरे में पहले भी आ चुका था, लेकिन आखिरी दफ़ा कब आया था मुझे याद नहीं है। लोग कहते हैं ना, जब यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे तो उनकी खिदमत हुआ करती थी, जहाँ पर अपनी रानियों के साथ रहते थे। इस घर की दीवारों के रंग कब से ख़राब हो चुके थे। एक बार हमने ठीक करवाए थे, फिर भी ख़राब हो गए थे। इसीलिए दीवार में बड़े बड़े पर्दे लग गए हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी अम्मी जल्दी कमरे में आ जाएगी, लेकिन शायद वो कमरे में कोई चीज़ उठाने के लिए आई और मुझे फ़ौरन से छिपना पड़ा। तो एक पर्दे के पीछे छिप गया। मुझे पता था कि यह जगह छिपने के लिए अच्छा नहीं है, शायद मुझे इससे अच्छा जगह पर छुपना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी अम्मी ने पूरी ज़िंदगी इस कमरे में गुजारी थी। उसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी छिपना था। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, बस मैं ऐसी जगह छुप गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि अम्मी पहले ही मुझ पर विश्वास नहीं करती है, इसके बाद तो वो मुझ पर और विश्वास नहीं करेगी और शायद मुझे घर से निकाल देगी। तो मैं यहीं पर छिपा रहा। जैसे ही शाम हुई, मेरी अम्मी कमरे में आई और मोबाइल पर किसी से बातें करने लगी। कहने लगी कि मुझे 10 लाख हार चाहिए, हाँ वह भी अपनी बहू के लिए, उसका नाम भी लिखा हो, उसके पीछे शगुन का सिक्का भी होना चाहिए। और मैं हैरान रह गया। मेरी अम्मी मेरी बीवी के लिए 10 लाख का हार बनवा रही है। उसे हार का नाम 10 लाख था, लेकिन वह 10 लाख में नहीं बनता था, इससे भी ज़्यादा मांगा था। मेरी अम्मी ने तो मेरी बीवी को अच्छा नहीं समझती थी, फिर उसके लिए इतना बड़ा हीरे का हार क्यों बनवा रही थी और ऑर्डर दे रही थी। थोड़ी देर बाद ही उसने किसी और का फ़ोन किया और बात करना शुरू कर दी। कहने लगी बड़ा वाला फ्रिज चाहिए, वही फ्रिज जिसके 2 दरवाजे होते हैं, यानी कि डबल डोर वाला फ्रिज की बात कर रही थी। डबल डोर वाला फ्रिज सस्ता थोड़ा ना होता है, बहुत महंगा होता है। मेरी अम्मी क्यों इतनी महंगी चीज़ ऑर्डर दे रही है, जबकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। कहीं इस घर को बेचकर सामान तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन घर बेचकर सामान लेती तो सामान कहाँ रखती। मेरी अम्मी मुझे इतनी बेवकूफ़ नहीं रखती। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी भी कमरे में आ गई। उसने कहा कि वैसे तो यह काम रात को करते हैं, लेकिन अब तेरा पति तो घर पर नहीं है, तो अब क्या रात क्या शाम, चल शुरू करते हैं। वैसे भी तो आज आखिरी दिन है, तूने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसीलिए तुझे बहुत बड़ा इनाम दूंगी। मैंने अभी तेरा इनाम का ऑर्डर दे दिया है। पता नहीं इस बारे में बात कर रही थी। मेरी बीवी ने कौन सी इनाम मिलेगा और मेहनत की थी, जिसका इनाम मेरी अम्मी उसको दे रही थी। वह कहने लगी थी कि अम्मी जी, मेहनत तो मैं वाकई में बहुत की है और इनाम भी मुझे दे रही है, लेकिन मेरी हालत तो देखो कैसी हालत हो गई है मेरी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह काम बड़ा मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ मुश्किल तो है, लेकिन फल भी इतना बड़ा मिल
रहा है। इसके बाद हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत नहीं आएगी। बड़े से बंगले में रहेंगे, नौकर चाकर होंगे, गाड़ियाँ होगी, तेरे पास हीरे के गहने होंगे, तू जो कहेगी मैं ला कर दूंगी। ये तेरी आंखों में इतने दुख क्यों है? तुझे पता है ना तेरी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन यह भी तो सोच कि मैं बूढ़ी महिला हूँ, मुझसे यह सब काम नहीं होना था। तू मेहनत ना करती तो सब कुछ कैसे होता? मेरी बीबी ने कहा कि आप अपने बेटे को भी तो यह काम करवा सकती थी ना। तो मेरी अम्मी कहने लगी, नहीं, मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसकी जुबान बहुत ढीली है, वह तो इस बात की राज नहीं रख पाता और सब कुछ बर्बाद कर देता। लेकिन आज हम लोगों की मेहनत ने आखिरी दिन है, बस जल्दी जल्दी आ जा। पता नहीं यह कौन सी बातें हो रही थी और मेरी अम्मी की इस बात को जल्दी ही थी कि मेरी बीबी को बुला रही थी। जब मेरी बीबी हाथ में एक फावड़ा उठा लिया तो मैं हैरान रह गया कि इस कमरे को फावड़े का क्या करेगी और यह क्या काम है। इसके बाद जब जो हुआ वह देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी अम्मी ने दीवार से वह बड़ा सा पर्दा हटाया जो मेरे सामने एक रास्ता थी और ऐसा लग रहा था कि वह बड़ा रास्ता किसी को खुद खोदी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर कुछ और भी था। मेरी तो सांसें रुकने लगी थी। इस दीवार के नीचे एक रास्ता जा रहा था और उसके अंदर एक बहुत बड़ा संदूक नज़र आ रहा था जो पत्थर में के अंदर फंसा हुआ था, जिसको निकालना बहुत मेहनत का काम था। मेरी शादी को अभी 5 महीने हो गए थे और 4 महीने में मेरी बीबी यही मेहनत कर रही थी कि और मेरी अम्मी उनसे सब करवा रही थी। यह हवेली बहुत पुराने ज़माना की थी और शायद मेरी अम्मी को पता था कि यह हवेली में सोने और चांदी के गहने से भरा संदूक है। जब हम यहाँ आए थे तो हमने भी यही कहानी सुनी थी, लेकिन यह कहानी को नज़रअंदाज कर दिया था। तो ऐसी कहानियाँ तो ऐसे घरों में के बारे में बताती ही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी अम्मी वाकई संदूक तक पहुँच जाएगी और उस संदूक से निकालने की मेरी बीवी से काम करवाएगी। तभी तो मेहनत मजदूरी करके उसकी यह हालत हो गई थी। अब मैं सामने आ गया था, वह दोनों हैरान रह गई। मैंने कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है और उन्होंने कहा पता चल गया है, अपनी ज़ुबान बंद रखना, क्योंकि उसने संदूक तक पहुंच गए हैं और उसके अंदर बहुत सारे गहने हैं। अगर तूने यह बात किसी को भी बताई तो बहुत बुरा होगा, हमारे घर पर हमला भी हो सकता है। मैंने अपनी बीवी के हाथ से फावड़ा ले लिया और कहा कि मैं निकालता हूँ संदूक को, आपको यह बात मुझे बतानी चाहिए थी। मैंने अपनी बीवी से मेहनत क्यों करवाई आपने? तो मेरी अम्मी ने कहा, अगर तुझे बताती ना तो यह बात तू किसी और को बता देता, इसीलिए तेरी बीवी से मेहनत करवाई, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, इतना भी आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? अम्मी क्या बात करती है? वह कहने लगी कि मुझे अब भी भरोसा नहीं है तुझ पर, तू चला जा यहाँ से, तेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मेरा इसमें हिस्सा है। मैं जिद करने लगा। मेरी अम्मी भी मजबूर हो गई और मेरी मदद लेने के लिए तैयार हो गई। मैंने फावड़ा मारा। वाकई में काम बहुत मेहनत था। अगर समझ आया तो मेरी बीवी इतना वज़न क्यों इतना जल्दी कम हो गया। उस संदूक को बाहर निकाल लिया था, लेकिन अब यह पता था कि इसके अंदर वाकई सोना था या नहीं, पर संदूक बहुत ही भारी था। वह तीनों उसे उठाना पड़ा। अब जब संदूक को खोला तो हैरान रह गए। उसमें तांबे और लोहे के बर्तन रखे थे और उस बर्तनों के अंदर पुराने ज़माने के कुछ गहने और थोड़े से सोने के सिक्के थे। इतने पैसे नहीं बनते कि हम इन सब चीज़ों को जितने मेरे मान में समझ रखे थे कि वह घर पर ही बेच रही थी और करोड़ों के गहने बनवा रही थी। मेरी बीवी को तो रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, मेरी इतनी सारी मेहनत बेकार हो गई। यह तो इतने ज़्यादा नहीं है, इन बर्तनों का क्या? मैंने तो यह बर्तन भी बिक जाएंगे। मैं अपनी बीवी को तसल्ली देने लगा और मेरी अम्मी ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसने सोचा कि संदूक में हीरा भरा होगा और सारी ज़िंदगी हमें पैसे नहीं कमाना पड़ेगा, क्योंकि हम ने जिस संदूक में सारे हीरे और चांदी
लिखा और निकाला वो करोड़ रुपए बने। करोड़ों नहीं और लाखों में भी इतने ज़्यादा नहीं थे। बस हम लोगों ने फिर यह हवेली बेच दी और थोड़े पैसे साथ मिलाकर एक छोटा सा मकान भी खरीद पाए। इसके बाद हम कंपनी नहीं बना सके। मेरी बीवी के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। उसने कहा कि मैंने तो लालच किया, इसीलिए मुझे लालच की सज़ा मिली है। आप लोग बताएं कि सज़ा किसको मिलनी चाहिए? सबसे ज़्यादा बुरा किसके साथ हुआ दोस्तों? तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी। और यदि आप लोगों को रोज़ इसी तरह का कहानी सुनना हो तो चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों के समक्ष पहुंच सके। तो मिलती हूँ कल का वीडियो में और कुछ नए अंदाज के साथ लेती हूँ आप लोगों से विदा।